नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो-नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज़खुद नोटिस लिया गया था। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया। अहम सवाल ये था कि इलेक्शन की तारीख देने की जिम्मेदारी किसकी है, और फैसले में वाज़े कर दिया गया है कि केपी में गवर्नर और पंजाब में सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख देंगे। गवर्नर पंजाब के हवाले से जो इबाम था वो भी दूर हो गया है, क्योंकि फैसले में ये वाज़े कर दिया गया है कि अगर गवर्नर ने असेंबली तहलील पर दस्तखत नहीं किए तो तारीख देना भी उनकी जिम्मेदारी नहीं। अलबत्ता चूँकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली गवर्नर की मंजूरी से तहलील हुई थी, लिहाजा इलेक्शन की तारीख ना देकर गवर्नर ने आइन से इन्हराफ किया है। ये भी तहरीरी फैसले में वाज़े कर दिया गया है। इस हवाले से हम तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून हामिद खान साहब भी मौजूद होंगे। सर, वेलकम टू द शो। आज का जो वर्डिक्ट है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उस पर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, जो वज़ीर कानून हैं हमारे, वो ये कह रहे हैं कि जी ये 4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला नहीं है। ये क्या मामला है सर? उनको अच्छी तरह पता है कि ये 5 रुकनी बेंच ही बना था, उसमें कोई 2 और शामिल नहीं है। और ये बड़े बदकिस्मती की बात है कि वजीर कानून जो बंदा अपने आप कहता है वो इस तरह से जजमेंट को गलत पढ़ रहा है। बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, इसमें एक तो अहम तरीन बात अपना हामिद खान साहब, एक तो सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने उस एक्ट को बाकायदा वैलिड करार दे दिया है जो कि सदर पाकिस्तान ने किया था उस कानून के तहत, इलेक्शन लॉ के तहत। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन असल मसला ये है कि बेयर मिनिमम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो 54 डेज आज से गिने जाने शुरू होने चाहिए, या आज से 2-3 दिन के बाद वो जो टोटल 60 डेज, तो ये तो 9 अप्रैल से आगे फिर चला जाएगा मामला। तो वो 254 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें इन्वोक होगा। मतलब इसका मतलब यही निकलता जो आप कह रहे हैं। उन्होंने बेयर मिनिमम का मतलब ये है कि शेड्यूल तो कम नहीं किया जा सकता है। जो शेड्यूल है उसमें जितना रिक्वायर्ड होता है आमतौर पर 54 या 56 दिन का, वो तो पूरा करना पड़ेगा। अब जो वक्त ज़ाया हो गया वो तो हो गया, उसकी जिम्मेदारी जिन पर है वो अपनी जगह, लेकिन आप ये तो मुकम्मल करेंगे। बेयर मिनिमम का मतलब ये है कि अगर अब बकाया दिन 50 रह गए हैं और आपको शेड्यूल देने के लिए 56 दिन चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा 6 दिन और ले सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है हामिद खान साहब कि ये सारे लोग जो थे ये मुख्तलिफ किस्म की रीजंस देते थे कि सिक्योरिटी का मसला है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, लोग नहीं मिलते। तो ये उसको इन सारी चीज़ों का रीज़न जो थे ये वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेके नहीं गए? देखिए, ये सारे बहाने थे। उन्हें पता कि सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के बहाने नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी देना वो भी फर्ज है उनका, सिक्योरिटी के इदारों का। आर्टिकल 220 बड़ा वाज़ेह है कि जितने भी इंतजामी अदारे हैं उन्होंने जो भी करना है वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक करना है। दूसरी बात ये भी है कि जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो भी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को फंड्स मुहैया करने पड़ेंगे इलेक्शन कराने के लिए। अच्छा, एक और चीज है कि अगर बेयर मिनिमम पे इख्तिलाफ हो जाए। एक हामिद खान साहब, एक मेहरबानी से ये बताएं कि एक गवर्नर को कैसे वो कह सकता है कि उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है, नेमली टू सेट अ डेट फॉर द इलेक्शंस, वो कैसे कह सकता है मैं नहीं करूंगा इसलिए कि मैंने आई डिड नॉट एग्री टू दिस। भाई, अगर आपने इत्तेफाक नहीं किया तो 2 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक हो गया। और आपका दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये है, रिगार्डलेस के आपने किया या नहीं किया, टू सेट अ डेट फॉर द इलेक्शंस। आपका क्या ख्याल है, ये एक मुनासिब बहाना है उनका? बिल्कुल नामुनासिब है। मेरे नजदीक तो दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं है, चाहे गवर्नर खुद करे या फिर खुद ब खुद असेंबली जो है 48 घंटे के बाद डिजॉल्व हो जाए। बहरहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ने इन दोनों के दरमियान एक तफरीक की है, जिस पर मैं खुद समझता हूँ शायद नहीं मुनासिब नहीं थी। दोनों सूरतों में गवर्नर का ही फर्ज है। जो भी सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने फैसला किया है वो एक बाइंडिंग फैसला। अच्छा, इसमें खान साहब तो आखिरी सवाल इसमें
कि उन्होंने केपीके के गवर्नर को बकायदा हेल्ड रिस्पॉन्सिबल किया है कि आपको डेट देनी चाहिए, इनकार किया है, या उसके लॉजिक को मान लिया गया है। हालांकि रोज गवर्नर के नाम पे कम से कम 10-15 ऑर्डर हो रहे होते हैं डिमीनिंग इफेक्ट के तौर पे, और इन द नेम ऑफ द गवर्नर हो रहे होते हैं। तो ये कोई रीजन आपकी कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? कुछ बात है, अब तो फैसला आ गया, अब तो आप कमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। ये उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया, बिल्कुल ठीक होल्ड किया उसको रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि गवर्नर के नाम पर ऑर्डर पास होना है, जरूरी नहीं कि गवर्नर खुद एक्ट करना होता है। ये हर गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है वो सिंबल होते हैं, और उस सिंबल के नाम पे जो है ऑर्डर्स पास किए जाते हैं। अगर वो एग्री करे या ना करे, फिर भी वो जो है समझा जाएगा कि उसके नाम पे पास किया गया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कानून हामिद खान तो साहब, आप मुझे बताएं, हामिद साहब हिलाली साहब, हामिद साहब से हमारा राब्ता चले गए सब। खत्म हो गया। जी, जी, जी। अच्छा हिलाली साहब, आपकी Okay, तरफ ही मैं आना okay, चाहूंगी। no अब आप problem. क्या देख रहे हैं? ये फैसला तो आ चुका है, इस पर अब रद्द अमल क्या होगा? अमल दरामद क्या मुमकिन हो सकेगा? क्या हुकूमत की ये नियत है कि इस पर अमल दरामद करेगी? स्मूथली हो जाएंगे मामलात, या फिर टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने की कोशिश करेगी? देखिए मुझे कितना अफसोस होता है। सबको पता है कि इस वक्त, खास तौर इस वक्त, हमें एक इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और हम ये दोनों चीजें हमें इसलिए चाहिए कि एक बहुत फाइनेंशियल कोलैप्स जो पाकिस्तान का है वो ऑलमोस्ट इमिनेंट। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ऐसे मौके पे इन्होंने एक फोर्स्ड इंटरप्रिटेशन किया है एक जजमेंट का, और एक गलत इंप्रेशन कन्वे कर रहे हैं एक वर्डिक्ट का। तो मुझे समझ, ये तो फिर इसका मतलब ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान निकले इस चीज से। ये चाहते हैं कि वो ठहरे अपने माने इन पावर, बस बैठे रहें और भाड़ में जाए जो होता है पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमी, उसका रेपुटेशन, उसका हर चीज। ये तो देखिए, ये तो बताना चाहिए हमारे अवाम को कि किस किस्म के पॉलिटिशियंस इस वक्त बैठे हुए हैं। और माय गॉड, ये मिनिस्टर ऑफ लॉ कम से कम कहता नो कमेंट। ये हामिद साहब ने बिल्कुल सही कहा, इसने डिलिबरेटली मिसरीड कर रहा है इस फैसले को। एक जजमेंट एक हो गया, आपका एक केस था, उसमें दो लोगों ने कुछ किया, दैट्स एंडेड, नाउ दिस इज अ न्यू केस। आई एम सो सॉरी। ये बताता है कि ये मुल्क में किस किस्म के लोग 20-30 साल से हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ओरिया साहब, बेरिस्ट मिनिमम की जो बात हम अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले हामिद खान साहब से भी, कि उससे डेविएट करने का जो मार्जिन है वो दिया गया है इस वर्डिक्ट में, तो आपको क्या लगता है कि इस बेरिस्ट मिनिमम की कोई लिमिटेशन है, या फिर इसको ताखीरी हरबे के तौर पर एक्सप्लॉइट कर सकती है मौजूदा हुकूमत? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत अहम बात है, और बहुत आवाम को पूरी तफसील बतानी चाहिए कि ये सूरत हाल क्या है। और इस वक्त पाकिस्तान में 2 ऑफिस होते हैं जो पाकिस्तान के अवाम को कानून बताते हैं और कानून समझाते हैं। एक मिनिस्टर ऑफ लॉ, वज़ीर कानून, और दूसरा आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है फेडरेशन का नुमाइंदा होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इट इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। दोनों ने आज जिस जहालत का सबूत दिया है, मैं एज ए स्टूडेंट लॉ समझता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। अच्छा, जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसका आगाज इस लफ्ज से होता है, बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3-2 मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह एंड मिस्टर जस्टिस जमाल खान मदखेल डिसेंटिंग, and for detailed reason to be recorded later and subject to what is set out therein by way of implication। सिंपल सी बात है कि अदालत कह रही है कि 2 और 3 की जज से 3 और 2 उसमें फैसला आया मेजॉरिटी। ठीक है, ठीक। उसके साथ उन्होंने अपेंडिक्स के तौर पे, ठीक, ऐसे है कि आप 4-5 बयानात लिए हों और बयानात लगा दें, अपेंडिक्स के तौर पे आप उसमें लगा दें, वो उसके बाद आप कहें कि जी वो 2 भी उसकी राय में शामिल कर। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं लॉ की ऐसी तौजी है जिसको कम से कम कोई आम सेन आदमी समझने के से कासर है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इसमें 9 रुकनी बेंच बना था।
दो लोग जो थे वो इसलिए छोड़ गए, में से एक थे अपना जैसे कहते हैं उनकी मुझे बड़ी हैरत होती जब उन्होंने कहा कि असेंबलियां से बात शुरू कर दे कि असेंबलियां तोड़ी गई थी कि नहीं तोड़ी गई थी, ये थी वो थी। वो एक ऐसी बहस है कि जिस बहस का इस आइन के साथ कोई तल्लक नहीं, वो भी मुझे समझ नहीं आती लॉजिक कहां से उठाया। वो भी उनको खुद उन्होंने साथ नहीं रखा। उन्होंने कहा ठीक है आप 184(3) के। ये जो दो जज हैं ना जी, ये दो जज, ये इनका फैसले से इख्तलाफ नहीं है। वो कहते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले फैसला कर लिया है, आप हाई कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट कराओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कमाल ये किया है, उन्होंने कहा है कि 10 दिन की मोहलत वहां दे रहा है, 10 दिन की मोहलत तो ये तो लटकाते 3 साल लगाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, फिर इंट्रा कोर्ट अपील, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील। इसका मतलब यह है कि आप तो इस तरह जो मर्जी करते चले जाएंगे। एक तो अहम तरीन बात। दूसरी बात यह है कि जरा चलवाएं ख्वाजा आसिफ साहब का वो शॉट जो है, ताकि बताऊं कि ये किस लेवल से प्ले करते हैं और कितनी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं, और हाय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उनके मुंह पे तमाचा मारा। चलो जी वो क्लिप पहले। अपनी जो आईनी औकात है सदर की, उससे तजावज़ करते हुए उसने इलेक्शन की डेट दे दी है जिसका उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। इससे बड़ी जो है आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो कोई नहीं हो सकती। वो पीटीआई के एक वर्कर की हैसियत से काम कर रहा है, उसको अपने ओहदे की इज्जत का पास भी नहीं है। बड़े ओहदों पे लोग जाते हैं तो उनमें खुद भी बड़ाई आ जाती है। वो बड़े ओहदों में जो है अपनी इज्जत में इजाफा करते हैं। ये शख्स जो है अपनी इज्जत भी जो है उसमें भी उसकी भी तहकीर कर रहा है और साथ साथ उस ओहदे की भी तहकीर कर रहा है जिसमें वो इस वक्त फायज है। गैर आइनी हरकत हुई है और बवक्ते ज़रूरत जो है जो भी आइन जो है गैर आइनी इकदाम उठाए जब जाते हैं उनकी जो भी सज़ा है वो जो तजवीज़ करता है आइन जो है वो हम अपना राइट रिजर्व रखते हैं कि इनके खिलाफ जो है उसके तहत कार्रवाई होगी। जो सदर की आईनी हैसियत पर सवालात उठाए जा रहे थे उरिया साहब, और सुप्रीम कोर्ट ने आज वाजे कर दिया है कि क्या पोजीशन है जी। ख्वाजा साहब के मुंह पे उन्होंने तमाचा मारा है और ख्वाजा साहब से कहा है कि ख्वाजा साहब जहालत आप कर रहे हैं और जो गलीज लैंग्वेज आप पाकिस्तान की फेडरेशन के नुमाइंदे के बारे में इस्तेमाल कहते हैं आर्टिकल 105(3)(a प्रोवाइड्स दैट वेयर द गवर्नर डिसॉल्व्स द असेंबली he shall appoint a date for holding of a general election thereto, being a date not later than 90 days from the date of the dissolution। उन्होंने कहा आप पहली बात तो ये है कि आपका गवर्नर कहता है मैं नहीं करता हूं, तो ये आइन प्रोवाइड करता है, ये जो एक्ट प्रोवाइड का हर एक्ट जो है ना पाकिस्तान का वो आइन के मतहत होता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर होती है। एक तो ये है, ये सिर्फ इसकी ख्वाजा साहब की जुबान नहीं, ख्वाजा साहब ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे कि जैसे ख्वाजा साहब को सियालकोट के एक हल्के ने इलेक्ट किया हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड बाय कौमी असेंबली, सेनेट और चारों प्रोविंशियल असेंबलीज का नुमाइंदा होता है और वो फेडरेशन का वाहिद इंपॉर्टेंट 3 पिलर होता है। आपको लगता है कि शायद अपने उसके अंदर गुस्से के अंदर शायद अंदाजा नहीं होता कि आप अल्फाज का ये सब पंजाब की हद तक तो ठीक है ये वाली बात, लेकिन सलमान अकरम राजा जो प्रेसिडेंट के वकील के तौर पे थे उन्होंने खुद ये बात तस्लीम की कि केपी के मामले में वाकई तजावुज हुआ था। नहीं, केपी में तो कह दिया है कि अच्छा असल मसला है उसमें केपी का जो फैसला है कि उसने आइन से इनकार किया है। जी हिलाली साहब। जी नॉट एट ऑल, इनकार उसने नहीं किया है, इनकार तो ये कर रहे हैं भाई। ये क्या आपने जो अभी सेक्शन जो पढ़ा है उसको फिर से पढ़ें, आप देखेंगे कि उसमें कहा है कि इसके 2 काम हैं, टू डिसॉल्व एंड सेट अ टाइम। और अगर वो एक काम नहीं करता है ही शुड हैव बीन ऑनर बाउंड टू से, उसको फर्ज बनता था उसका कहने कि मुझे एक ड्यूटी दिया गया है, मैं उस ड्यूटी को कैरी आउट नहीं कर रहा फॉर वट एवर रीजन, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, आई एम अ कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर, लिहाजा मैं अपना इस्तीफा देता हूं। वो तो नहीं किया, वो जो ऑनरेबल कोर्स ऑफ एक्शन था वो नहीं किया, एक ड्यूटी जो करना था नहीं किया, डिफाई किया और फिर कहता है ले जाओ मैं दूसरा भी नहीं करता हूं। ये कोई तरीका है फॉर अ गवर्नर? किस बेसिस पे उसने नहीं किया जो उसका हुक्म था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, डिसॉल्व और सेट अ डेट। अच्छा उसमें मैं बता नहीं आ रहा हूं लाली साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया ना वो इस बात पे किया है, द इलेक्शन एक्ट 2017 हैज बीन एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ने बनाया है इन एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
दिस इंक्लूड इन एडिशन एंटी 41 ऑफ द 4th शेड्यूल। ये सारा कुछ करने के बाद उन्होंने कहा है द सेक्शन 57(1) thereof provides that the president shall announce the date or dates of the general election for consultation after consultation with the election commission। तो प्रेसिडेंट को उन्होंने इख्तियार दिया हुआ है। अब गवर्नर, लेकिन असल में ज़ाहिर साहब असल मसला पता है क्या है, जो मैंने अहमद खान से पूछा था, आप भी इस पर कमेंट करें कि उन्होंने कहा कि चलो उसने तो नहीं दिया डेट, वो तो निकल गया, उसको हम कुछ नहीं कहते। केपीके का गवर्नर जो है उसने डिसॉल्व भी की, उसने डेट नहीं दी थी, उसको कहते हैं इसने गलत हरकत की। ठीक है, कल को इस ऑर्डर को लेके आप आर्टिकल 6 के तहत उस पर मुकदमा कर सकते हैं केपीके के गवर्नर। लेकिन ये पंजाब का गवर्नर लाडला किधर से हो गया जनाब? जी हाल है साहब। ये देखिए, मेरे ख्याल में जैसे मैं कह रहा हूं अगेन, ये थोड़ा सा वो कहते हैं इट्स अ फोर्स इंटरप्रिटेशन। नेचुरल इंटरप्रिटेशन जो है बिल्कुल प्रेसिडेंट अनाउंस कर सकता है, और प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया इसलिए कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर ऑफ द प्रेसिडेंट इज द गवर्नर। और अगर गवर्नर को एक्सपेक्टेड है कुछ चीज करने और वो नहीं करता है, तो उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है नेचुरली उस पे आता है। मिसाल के तौर पे मैं सफीर रहता हूं एक मिशन में, काउंसलर का काम है उसको पासपोर्ट साइन करना। काउंसलर वो पासपोर्ट नहीं साइन करता है फॉर वट एवर रीजन, शायद वो समझता है कि ये आदमी को नहीं मिलना चाहिए, तो फिर वो मेरे पास आता है और मैं कहता हूं यस आई एम कन्विंस्ड, और मैं साइन करता हूं। और फिर मैं उसको पूछता हूं तुम्हारा वजह क्या था, और अगर वजह ठीक नहीं है, आई से यू आर, तुम तो अपना काम नहीं करना चाहते हो तो जाओ इधर से, तुम आए क्यों हो इधर। तो देखिए, कहने की बात यह नेचुरल रीडिंग इज कि तुम्हारे को एक ऑर्डर मिला है, अब तुम उस ऑर्डर को डिफाई कर रहे हो तो लिखना चाहिए। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा तो नहीं है कि गवर्नर जो है जब वो ऑर्डर वो समझता है वो नहीं साइन कर सकता है, लिहाजा फिर उसको जरूरत नहीं है डेट देना इलेक्शन का। नॉनसेंस, वो नहीं साइन किया, वो नहीं साइन किया। एक प्रेसिडेंस आ गया आज फैसले की सूरत में कि अगर गवर्नर कभी दोबारा ऐसा कुछ वाकया सामने आता है कि इनहराफ करता है अपनी आईनी ड्यूटी से, तो उस सूरत में आज एक प्रेसिडेंस आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि सदर जो है उसके पास इख्तियार है कि वो डेट अनाउंस करे। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, it further flows that the order of the president dated 20/2/2023 is constitutionally competent and subject to what is observed below. It is hereby affirmed insofar as it applies to the Punjab Assembly. But the same is मगर आपने मेरा सवाल का नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका, देखें आप मेरा सवाल का जवाब देना। नहीं अलाल साहब, उसमें मसला सारा ये है कि अलाल साहब उसका मसला ये है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इसी से वो प्ले विद करते हैं। असल मसला ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जो इख्तियार है वो इलेक्शन एक्ट के तहत है, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1)(a) के तहत, ठीक, 1 के तहत, और जो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। उस पर बहस जो सुप्रीम कोर्ट में ये हुई है कि क्या इलेक्शन एक्ट जो है ये इसकी हैसियत क्या है, तो उन्होंने कहा इलेक्शन एक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इसलिए उसकी हैसियत भी वही है, तो उसलिए उसको वो, लेकिन जब तक गवर्नर इनकार नहीं करता उस वक्त तक उसकी नहीं। दूसरी बात यह है, नहीं सर, जो असल चीज है इज कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्ड इन सो एट इट अप्लाइज टू केपीके असेंबली एंड इज देयरफॉर हियरबाय सेट असाइड, ये चीज है। उन्होंने कहा जी केपीके की आपकी असेंबली की डेट खत्म है, पंजाब की नौ असेंबली की ठीक चलती है, उसको आगे पीछे करें, केपीके गवर्नर जो है वो अनाउंस करे डेट। अब देखते हैं वो करता है कि नहीं करता। देखते हैं करता है कि नहीं। डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ वक्त का श्रेयदास। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के जो इलेक्शंस होने उस हवाले से आज सामने आया और 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया गया। इलेक्शन की डेट किसने देनी है इस पर भी आज वजाहत दे दी गई है। और ये साहब आप क्या देख रहे हैं, आज का जो फैसला है पीटीआई के लिए ये कितनी बड़ी फतह है?
देखिए पीटीआई के तो बहुत बड़ी फतह है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी जो है ना वो है इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि उन्होंने पंजाब के बारे में तो उन्होंने तय कर दिया है कि जो डेट अनाउंस की है उन्होंने प्रेसिडेंट ने, वो डेट फाइनल है 9 तारीख की। अब इस 9 तारीख के साथ आप देखें कि आप करना क्या है। 9 तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल नोटिफाई करेगा। नंबर 1, वो 7 दिन तो गुजर चुके हैं, उसको आप एक्सक्लूड करके आज अगर कल सुबह वो नाफिज करता है शेड्यूल, अच्छा, तो लास्ट डे फॉर मेकिंग नॉमिनेशन विच शैल बी द 6th डे आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो होगा तो 6 दिन उसको ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट पब्लिक हॉलीडे, अगले दिन जो है उसको वो लिस्ट लगा देगा। ये 7 दिन हो गए। पब्लिकेशन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, विच शैल बी द डे फॉलोइंग द लास्ट डे। उसके बाद आगे आ जाए लास्ट डे फॉर स्क्रूटनी, ये 8 दिन इसको चाहिए इसके लिए। फिर उसके बाद आ जाएगा कि 14th डे में आप अगेंस्ट अपील होगी, ये 4 दिन के अंदर अंदर या 4th डे के अंदर अपील इसकी होगी। और लास्ट डेट फॉर द डिसीजन ऑफ द अपील विच शैल बी 7th डे, 7 दिन ये हो जाएंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो एलोकेशन सिंबल करेगा और 28 दिन जो हैं उसके लिए इलेक्शन कैंपेन के लिए दिए जाने चाहिए। ये 6, 1, 7, 8, 4, 7, 28, ये बनते हैं 54 डेज आज से लेके 54 डेज। 54 डेज। अब 54 डेज के अंदर ये इलेक्शन होना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लगाई। दो लोग इस वक्त जो है ना वो ट्रायल पे हैं। एक गवर्नर केपीके कि उसको सुबह इलेक्शन के कमीशन को बुला के उसके साथ उनको कंसल्टेशन करके तो डेट अनाउंस करनी पड़ेगी। और दूसरा जो है वो है अपना क्या नाम उसका इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, कि वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और ये जो उसने इतना इंतहाई जिसे कहता है अजीब गरीब किस्म का एक खत लिखा है जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक तारीख में मैंने कभी नहीं देखा। कि आप प्रेसिडेंट को जवाब दे रहे हैं कि आप कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। एक 300 में इतना बड़ा खत लिखा है, ये कानून है वो कानून है। वो भाई वो आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी कहा अपनी औकात में, इसको इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी औकात में रहो। तुमने कानून पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जिस तरह ख्वाजा आसफ को औकात दिखाई गई है इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिखाई गई है। अब इस वक्त यह है कि ये 54 डेज पूरे होते हैं, तकरीबन 20-25 अप्रैल के करीब पूरे होते हैं, 9 नहीं बनते। ये है बेयर मिनिमम। अब होगा क्या, ये अब आते हैं कानून को छोड़ते हैं पीछे, अब आते हैं बदमाशियों की तरफ। अब होगा बदमाशी ये की जाएगी कि बेयर मिनिमम हम डिफाइन करेंगे। और ये जरा लाली साहब, ये बदमाशी जो है ना इस पे तुले हुए हैं इस वक्त सारे के सारे पीडीएम के लिए। सच्ची बात है पीडीएम में नून लीग तुली हुई है, लुटियां जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पीपल पार्टी डाल रही है। पीपल पार्टी वाले कह रहे इलेक्शन होने दो, ये उनको तो कोई नुकसान नहीं, उनका तो कोई नुकसान तो उनको है जिनका स्टेक पे नहीं है उनका। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? और अब पीएमएलएन के लिए बज़ाहिर तो मुश्किल सूरत हाल लग रही है, क्या करेंगे वो? फायदा किसी को नहीं हुआ और नुकसान हुआ मुल्क को। मैं आपको बताता हूं, ये आदमी जो है, ये गवर्नर जब ये कहता है उसके सुपीरियर ऑफिसर और द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तुम्हारा क्या हक बनता है मुझसे पूछें? तो बड़ा इंसलेंट आदमी है ना। इसके माने ये बेसिक मैनर्स, बेसिक कर्टसीज इसके पास है नहीं। तो पता नहीं किस स्कूल में किधर पढ़ा था ये। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या जरूरत था जज साहब को कहने बे मिनिमम? जरूरत था, मगर क्यों कहा बे मिनिमम? इट इज अंडरस्टूड। उसका मतलब ये नहीं है, वो क्या कहता है, टाइम मत हराम करो, इसलिए कि इनका काम ही है टाइम हराम करना। द होल पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कि इनको बिठाए रखो गद्दी पे। देयरफॉर उन्होंने कहा बेयर मिनिमम पीरियड, जो अंडरस्टूड है। मगर इस मुल्क में नथिंग इज अंडरस्टूड, इंटरप्रिटेशन में चली जाती है कुछ नहीं, नाइदर गुड मैनर्स और एनीथिंग। जी हाँ, बिल्कुल जाहिल लोग हैं, अनसिविलाइज्ड, बनाना रिपब्लिक लाइक होते हैं। आई एम सॉरी, इनको हर चीज बताना पड़ता है। अच्छा, अब औरिया साहब, डेट देनी किसने है ये तो चले क्लियर कर दिया अदालत ने, लेकिन डेट आनी क्या है? बेयर मिनिमम वाली फिर से वही बात आ जाती है। आपको नहीं लगता मामला कुछ उलझ गया है सुलझने के बजाय? देखें, ये जो फैसला है ना जी,
ये फैसला पाकिस्तान की तारीख में बहुत आगे जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई ऐसी फेडरेशन का या सूबे का या ब्यूरोक्रेसी का या सियासी पार्टियों का नुमाइंदा नहीं है जो इस अदालत के सामने अपीयर ना हुआ। आप देखें, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान नंबर 1, उसका वकील था शहजाद अता इलाही, फिर उसका फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसका वकील था सलमान अकरम राजा, फिर गवर्नर ऑफ KPK, फिर गवर्नर ऑफ पंजाब, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका सजील शहरयार सवाती ये था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपील जिसमें चीफ सेक्रेटरी वगैरह, फिर गवर्नमेंट ऑफ KPK अलहदा उस पर अपीयर हुई है, फिर गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान अपीयर हुई है, फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपीयर हुई है, फॉर उसके बाद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी अपीयर हुई है, जहांगीर जदून उसमें आया है, फॉर पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से हारून रशीद आया है, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपीयर हुई है, फिर PTI का वकील अली जफर आया, फिर PPK का वकील फारूक नायक आया, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंसूर उस्मान अवान आया, फिर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का कामरान मुर्तजा आया, फिर जमात इस्लामी जैसी पार्टी भी आई है, गुलाम मोहिउद्दीन मलिक, और PMI। आप देखें, ये इतने लोगों को सुनने के बाद फैसला हुआ है। इन्होंने अपने आर्गुमेंट्स दिए हैं और इनमें से किसी शख्स ने वहां खड़े होकर नहीं ये नहीं कहा, खा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, कि हमारे पास बंदे नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, किसी ने वहां जाकर ये हमें यहाँ कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, PSL तुम करवा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आके तुम अभी इलेक्शन तुमने करवाया है डेरा गाजी खान का, ठीक, उसके बाद आप ये उनको फंड्स दे रहे हो, फंड्स तुम्हारे पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तुम्हारे पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि कल को तो तुम कहोगे कि ये मुल्क नहीं चल सकता क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब हिलाली साहब, ये तो बात ठीक है, मंसूर अवान साहब का भी जिक्र कर रहे थे ओरिया साहब, तो उन्होंने एक नुक्ता ही उठाया कि अगर 2 सूबों में पहले से इलेक्शन हो जाते हैं तो जनरल इलेक्शन मुतासिर होंगे क्योंकि वहाँ पर निगरान हुकूमत नहीं होगी और कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर निगरान हुकूमत होनी ज़रूरी है। आपको लगता है कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, मगर अगर आप बेमानी पे तुले हुए हैं या आप बाय नेचर ऐसे हैं कि आपको जब एक ड्यूटी कैरी आउट करना हो आप वो गलत तरीके से करेंगे, तो अगर आप खुद करेंगे तो आप सोचेंगे कि मेरा मुखालिफ भी वो करेगा और कोई और होगा वो भी वो करेगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज। अगर वो करेगा तो पकड़ें, आपको क्या जरूरत है कहने के अस्यूम करना कि वो होगा। एक दूसरी बात यह है कि देखिए ये सब बहाने हैं। मैंने आपको कितने दफ़े हमने ये डिस्कस किया है कि इनके जितने एक्सक्यूजेस थे, टेररिज्म 2013 में इलेक्शंस हुए थे उस वक्त बहुत ज़्यादा था, पैसे हंसते हैं लोग के 2 अरब रुपये के लिए एक जनरल इलेक्शन को सैबोटाज कर रहे हैं, आप हंसते हैं, वो कहते हैं ये किस किस्म का बहाना है। ये उस किस्म का बहाना है कि एक आदमी को कह सकता है कि तुम तो बड़े इररिस्पॉन्सिबल आदमी हो, तुम ऐसे बहाना एडवांस कर रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को अंडरटेक करना। कौन कहता है तुम्हारे पास नहीं है? 150,000 गाड़ियां हैं तुम्हारे फ्लीट में जिस पे पेट्रोल दिया जाता है एट गवर्नमेंट एक्सपेंस। कभी सुना है आपने? 86 गाड़ियां हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ये छोड़े इन लोगों को, ये सब बहाने बना रहे हैं, एनीथिंग टू गेट देयर वेज, अपना मकसद पूरा करने के लिए। समझिए ये सवाल भी पूछना मेरे ख्याल में एक इंसल्ट है टू द इंटेलिजेंस। अच्छा ओरिया साहब, अदालत के हुक्म पर अगले 1.5 माह में इलेक्शन हुए तो वो ज़ाहिर है पुरानी मर्दमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे, जबकि अगले आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों के तहत होंगे, तो इसका कोई असर पड़ेगा आम इंतखाबात पर? ये भी एक एक्सक्यूज बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, नई हल्का बंदी और नई मर्दमशुमारी का इंतजार नहीं किया जाता कभी भी। अगर वो इलेक्शन के वक्त से पहले हो जाती है तो उसके हिसाब से होती है, वरना जिस वक्त इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाए तो 2 चीजें फ्रीज हो जाती हैं। एक मर्दमशुमारी फ्रीज हो जाती है और एक इलेक्शन लिस्ट फ्रीज हो जाती है। ये नहीं हो सकता कि अगर आज इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, आज तारीख है 1 मार्च,
तो ये नहीं हो सकता कि 2 मार्च को कोई बंदा अगर 18 साल का होता है तो उसका वोट बनेगा ना, बिल्कुल सही। 2 मार्च से पहले पहले। इसी तरह अगर हल्का बंदियां और उससे पहले 2 मार्च तक जितनी हो चुकी थी वही है। इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे जी अपना मर्दमशुमारी हो रही है वो 3 साल चलती रहे, तो क्या पीडीएम की हुकूमत 3 साल चलती रहेगी? ऐसा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्शन। लेकिन मेरी एक इत्तला है जी, और वो इत्तला ये है कि नून लीग के और दूसरे वज़रा ने अपने सेक्रेटरीज को कहा है कि जल्दी जल्दी कुछ एक्सपेंडिचर जो करने हैं 3-4 दिन के अंदर कर लो। अच्छा, और उसकी वजह यह है कि वो समझते ये हैं कि शायद कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी या इस किस्म की कोई चीज़ शायद लगने ये प्ले करेंगे। अच्छा, रोड़े उसकी वजह यह है कि ये प्ले करेंगे ताकि इस मुल्क के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा हो। आज मुझे उससे नजर आ गया ना कि जिस वक्त इंतहाई जाहिलाना किस्म के आर्गुमेंट दिए जाएं वजीर कानून की तरफ से, और फिर अटॉर्नी जनरल, अमूमन अटॉर्नी जनरल इस तरह की बातों में नहीं किया करते। वजीर कानून तो चलो पॉलिटिकल आदमी होता है, अटॉर्नी जनरल तो पॉलिटिकल ऑफिस उस तरह नहीं है, ठीक, वो तो बेसिकली विफाक को नुमाइंदा कर रहा होता है, हर ब्यूरोक्रेट को भी वही डिफेंड करता है, हर और किसी और एक्ट को भी वो डिफेंड कर रहा होता है। वो सिर्फ पॉलिटिकल नुमाइंदा नहीं होता, वो एक ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है पाकिस्तान का। वो भी जब पॉलिटिकल सूरत हाल के अंदर गुफ्तगू करे और इस तरह की अहमकाना किस्म की इंटरप्रिटेशन दे, ये 4 और 3 और 2 का नहीं, ये 4 और 3 का है, और पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। सारी टेक्निकलिटीज को साइड पे रखें और ये सोचें कि जी सबसे मुकद्दम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो करवाना ही करवाना पड़ेगा। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हुकूमत के लिए IMF को कर्ज की किस्त जारी करने पर राजी करना मुश्किल होता जा रहा है और IMF की जानिब से अहदाफ की तब्दीली पर हुक्काम नाखुश हैं। इन हालात में पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारे से कर्जा हासिल करने में कामयाब हो सकेगा या नहीं, ये सवाल अब शिद्दत के साथ उठाया जाने लगा है। और ये सब तमाम कड़ी शराइत पर अमल दरामद हमने कर लिया है, पेट्रोलियम लीवी बढ़ा ली है, GST बढ़ा लिया है, बिजली महंगी कर ली है, तो उसके बावजूद भी बात कोई बनती नज़र नहीं आ रही है। तो क्या वजह है? क्या हुकूमत अहदाफ पूरे नहीं कर पा रही या फिर IMF वाकई अहदाफ तब्दील कर रही है? देखिए, ये बार बार IMF चाहे वह अहदाफ तब्दील कर रही है, और आप हैरान होंगे कि उनकी जो एक सबसे अहम तरीन बात है, MEFP जो है उनकी जो है, उन्होंने 3-4 मुख्तलिफ किस्म के अहदाफ जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं। अच्छा। और वो अहदाफ मुझे लगता है कि बहुत, एक तो ये है कि उन्होंने कहा है कि 3.82 रुपये जो हैं ये उसके बिजली के वो टैरिफ जो है उसको बढ़ाया जाए। अच्छा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि ये 4 महीने के लिए बढ़ाए जाएं, जबकि वो कहते ये हैं कि नहीं, इसको मुस्तकिल कर दिया जाए। अब ये उनका वैसे अजीब सी बात लगती है कि 3 महीने के बाद गवर्नमेंट बदल जाएगी, वो नहीं चाहे तो क्या होगा। तो एक एग्रीमेंट में फंसाना चाहते हैं ताकि इमरान खान की गवर्नमेंट भी आए तब भी वो हो जाए। हाँ। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, उसमें इजाफा किया जाए, और वो पक्के उसके अंदर। अब इंटरेस्ट रेट पे हमारे लोग भी उसमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि बैंक्स जो हैं उनके बड़े यार वाले लोग हैं। अच्छा। ये तीसरा उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन के मुताबिक इसको बढ़ाया जाए, ये उसको महंगाई के हिसाब से बनाना चाहते हैं। उसके बाद एक्सचेंज रेट जो है ये बड़ा है, ये इसको कहते हैं अफगान बॉर्डर के साथ इसको रिलेट किया जाए। अच्छा। जिस पर हम शोर समझ ये आज तक ये समझ रहे हैं कि इसकी क्या रीज़न है कि MEFP ने जो इनको रखा है अफगान बॉर्डर के साथ। और उसके साथ साथ उनकी यह है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बारे में हमें तहरीरी लिख के दें कि कतर आपको लिख के दे कि हम इतने पैसे देंगे, सऊदी अरब लिख के दे इतने पैसे देंगे, UAE लिख के दे। अभी तक पाकिस्तान को 700 मिलियन जो आए हैं वो चाइना से आए हैं, और 130 मिलियन चाइना ने कहा हम दे देंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन 700 मिलियन आए, 1 अरब भी नहीं हुआ। ठीक है। और सबसे अहम तरीन बात जो है वो कहते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, इसके बारे में सिंपल सी बात यह है कि ये आप जो है ये
इसके टारगेट्स जो हैं वो हम तय करेंगे। अब पाकिस्तान कहता है कि नहीं हम तय करेंगे। ये वो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है जिससे मुल्क चल रहा होता है। जाहिर बात है कभी कभी आप एक्सटेंसिव से आ जाते हैं और उसके साथ साथ आपकी आमदन थोड़ी होती है, आप फिर लोगों को इस तरीके से अपनी उसको करेंसी को डिवैल्यू सा करके कुछ चलाते हैं। ये वो हैं जो कि उन्होंने पहले नहीं रखे थे। अब वो आप जाकर, और ये कभी नहीं होता कि आपकी मीटिंग हो जाए और आप उनको कह दें यहाँ अमल दरामद हो जाए फिर चले जाएं ये लोग। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है डील क्यों नहीं हो पा रही और इस गंभीर सूरत हाल में क्या सोल्यूशन है जो निकाला जा सकता है, जो हुकूमत को करना चाहिए? देखिए, दो वजह हैं। एक वजह तो ये ज़रूर है कि IMF समझता है कि आप लोग जो वादा किया था करने के लिए और जो इन्होंने कुछ जिक्र किया है 4 यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी और इंटरेस्ट रेट 2.5% और जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कौन IMF क्या कहा, उन्होंने कहा कि 2.5 बिलियन रुपया तुम्हारा हर रोज 2.5 अरब रुपया हर रोज तुम्हारा सर्कुलर डेट से बढ़ रहा है। अच्छा। अरे भाई, खुदा के लिए उसको अगर तुम रोक नहीं सकते हो तो पैसे इकट्ठे करो टू पे। वो सर्कुलर डेट में क्या है? चोरी, ट्रांसमिशन लॉसेस, नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स, ये 3 चीजें हैं उसमें। मगर आपके सिस्टम ऐसा है, आपने डील ऐसे किए हैं किकबैक्स के लिए कि आप अभी फंस गए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, आप निकल भी नहीं सकते उससे। दूसरी बात यह है कि आपके जो दोस्त हैं उन्होंने सिग्नल किया है IMF को, उन्होंने कहा है कि देखिए ठीक है, आप एक ट्रांच देना चाहते हैं, हाँ दें, ग्रीन लाइट सब मिल जाएगा सबको कि आप लेंड कर सकते हैं, मगर प्लीज थोड़ा सा पता करें इन ग्रेटर डिटेल विद ग्रेटर सर्टेनिटी कि हम लोगों को अपने पैसे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो ये IMF जो है वो हमें पूछ रहा है और खुद IMF कंडीशंस को अब वेरी कर रही है। जैसे इन्होंने कहा बॉर्डर रेट 290 है, बॉर्डर रेट डॉलर का आज, वो कहते हैं जो बॉर्डर को मिलता है उसको रखें और रिटन अश्योरेंसेस आप अपने दोस्तों से लाएं कि हम कम से कम उससे फिर पता चलेगा कि उनको कुछ एतराज नहीं है कि हम रिज्यूम कर रहे हैं आपके साथ ट्रांस। मगर देखिए बात ये है, ये तो ठीक है, ये तो उनके बहाने हैं, मगर ये उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा, हमने कहा, हम लोग कहते हैं IMF को, जैसे लिखा हुआ है आज, तुम गोल्ड पोस्ट को हटा रहे हो, हर वक्त कुछ और डाल रहे हो, हर वक्त कुछ तुम कहते हो इंक्रीज द रेट्स। अब बात असल ये है, हम कह रहे हैं कि आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं रेट्स और कह सकते हैं 3 महीने 6 महीने के बाद ये रेट्स होंगे, इसलिए IMF चाहता है। नहीं, IMF नहीं कर सकता, ये हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, ये कैबिनेट डिसीजन होता है। हम आज नहीं बैठ के कह सकते हैं कि कैबिनेट डिसीजन क्या होगा। तो ये एक बात है। और दूसरी बात है, अब हमें शक आने लग गया है। शक क्या आ रहा है? ये 1998 पे लोग कहते थे कि हमारे साथ जब अमेरिकनों ने सैंक्शन लगाया था और पैसे इमदाद खत्म, वो उसलिए था कि हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। इस बात को कहते हैं, उनको फिक्र है हमारे मिसाइल्स के ऊपर। और हम ये भी कह रहे हैं और डायरेक्टली कह रहे हैं, शायद पता नहीं कहना नहीं चाहिए, माने कि हमारे जो निगोशिएटर्स हैं वो जब ब्रीफ करते हैं प्रेस को, उन्होंने ये भी कहा कि यार देखो तो ये IMF को वो कहते हैं अमीर से पैसे लो, मगर एक्चुअली वो चाहते हैं कि बैंक्स बच जाएं, फ्लड लेवी जो अमीर आदमी उस पे ना लगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे गरीबों पे। तो ये सब बातें हैं जो हमें सोचना चाहिए कि यार व्हाट इज आवर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी हमारा ये है कि वी कम बैक अंडर द प्रोग्राम। तो डोंट ऐसे चीजें ना करें। ये दार लाइक स्टेटमेंट्स जो हैं, अगर आप कहते हैं, अगर भी सच है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर भी सच है तो आपको डिफिकल्टी आएगी ना, उनका तो कुछ नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। और ये साहब 1998 वाली सूरत हाल, जैसे कि हिलाली साहब ने कहा, आपको भी लगता है कि यही पैदा हो रही है? क्या पाकिस्तान को उसके एटमी या मिसाइल प्रोग्राम की वजह से मुआशी लिहाज से दीवार से लगाया जा रहा है? देखिए 1998 में पाकिस्तान एक हीरो बन के उठा था और पाकिस्तान की जिस तरह अरब ममालिक ने मदद की थी आप सोच नहीं सकते।
क्योंकि समझते थे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना है। और आप हैरान होंगे, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर पाकिस्तान का एक शोरा हुआ था और हम सर्वाइव कर गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की, बहुत सारे लोग। और 1998 की सूरत आप खुद से कैसी थी कि आप खुद सोचें कि मुल्ला अमर की गवर्नमेंट थी और मुल्ला अमर की गवर्नमेंट को अमरीका के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं थे, उसके बावजूद भी हमें इजाज़त थी, हमने उसको तस्लीम किया हुआ था, सऊदी अरब ने तस्लीम किया था, यूएई ने तस्लीम किया था, हमारी एक हैसियत थी। और उस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि एक बैलेंस क्रिएट हुआ था पहली दफ़ा पूरे रीजन के अंदर इंडिया के मुकाबले पर हमारा, तो वो बिल्कुल सूरत हाल और थी। आज तो उनको पता है कि हम इनको कैसे स्क्वीज कर सकते हैं। आज 40 साल में हमको पाकिस्तान को एक बहुत फजूल तरीन मुकाम पे कर, हमारी हालत, आज मैंने एक बयान सुना है और मैं कांप गया। अच्छा। यानी हमारा सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो है वो कहता है कि तापी गैस फील्ड से हम लाइन नहीं ला सकते क्योंकि अफगानिस्तान में अमन नहीं है। यानी आप सोचें 20 साल में अफगानिस्तान में जंग रही है, तुम तापी गैस फील्ड जो थी उससे लाइन बिछाने के ऊपर पूरे प्रोजेक्ट बनाए बैठे थे, करोड़ों रुपया खर्च किया था सिर्फ अमेरिका के कहने के ऊपर। ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह करने को जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।